नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी से कई गांव के सरपंचों ने मुलाकात की। इस मौके पर सरपंचों ने सीएम सैनी से सार्थक संवाद किया। चर्चा के बाद सरपंचों ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और उन्हें आश्वासन दिया है कि आचार संहिता हटने के बाद विकास कार्यों में और भी तेजी आएगी। इसी के साथ सरपंचों ने कहा कि कुछ लोग केवल अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, ऐसे लोगों के झांसे में न आए। साथी अपने गांव के विकास के लिए चुन के आए हैं और सरकार हमारे साथ खड़ी है। तो कुछ एक सरपंच साथी हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, इसमें वो बरगला रहे हैं कुछ सरपंचों को। तो मैं उनसे सभी से यही अपील कराना चाहूंगा कि सभी साथी सरकार के साथ खड़े हों और अपने गांव के विकास के कार्य करें। सरपंच प्रतिनिधि बसंतलाल उमरी, हम आज सीएम साहब से मिले थे। लाडवा हल्के के सरपंच एसोसिएशन मिली थी। उन्होंने हमारी बड़ी अच्छी तरीके से हमारी मांगे सुनी है और हमें पूरा जोरदार आश्वासन दिया है। राजीव सिंगला, सरपंच ग्राम पंचायत बबैन से आज सीएम साहब से मिलने का मौका मिला। बड़ा सौभाग्य की बात है सभी सरपंचों के लिए। और जो हमने अपनी मांगे रखी हैं तो सीएम साहब ने बोला कि पूरा खाका तैयार हो चुका है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट के कारण 4 जून के बाद इसका ऐलान कर सकते हैं और हम सभी इस बात से सहमत हैं। सोनीपत से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी मोहन लाल बडोली ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें पूर्व सीएम मनोहर लाल भी पहुंचे। नामांकन के लिए रथ पर सवार होकर यात्रा निकाली गई। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन, पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार, साथ ही बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सोनीपत से बीजेपी प्रत्याशी पीएम मोदी के भाई हैं, जबकि कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं वो राहुल गांधी के भाई हैं। अब जनता को ये देखना होगा कि वो नरेंद्र मोदी के भाई को जिताना चाहते हैं या फिर राहुल गांधी के भाई को। तो वो कहते हैं कि मैं भी तो आपका भाई हूं। लोग कहते हैं भाई मोहनलाल जी तो हमारा भाई है, लेकिन जो लोगों का कहना है कि अंतर क्या है, अंतर ये है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो केवल हमारा भाई नहीं है। लोग जो उनको कहते हैं वो राहुल गांधी का भाई है और हमारे मोहनलाल जी ये नरेंद्र मोदी के भाई हैं। अगर हमने किसी को वोट देने हैं, 2 भाइयों में से छांटना भी है, तो राहुल गांधी के भाई को क्यों छांटेंगे? फिर तो नरेंद्र मोदी के भाई को छांटेंगे। ये केवल 2 प्रत्याशियों का चुनाव नहीं है, ये 2 नेताओं के बीच में, और 2 नेताओं के बीच में जब मुकाबला लोग करते हैं, मोदी जी के कार्यकाल को देखते हैं, 10 साल का कार्यकाल, अब कांग्रेस के कार्यकाल को जो उन्होंने 55-60 साल देश पर राज किया उसको देखते हैं। जो मोदी जी ने 10 साल में काम किए, मैं कह सकता हूं कि वो कांग्रेस के 55 साल में होने तो दूर की बात, उन्होंने जो समस्याएं पैदा की थी मोदी जी ने वो कांटे चुने हैं, सारे वो कांटे चुने हैं। अगर बताइए 370 धारा किसने बनाई थी, किसने खड़ी की थी? ये कांग्रेस ने खड़ी थी। इस 370 के होते कश्मीर को हम भारत का अभिन्न अंग नहीं बना सकते थे और कश्मीर की लड़ाई में पाकिस्तान भी घुसा हुआ था। हमारी फौजें वहां जाती थी, सैकड़ों शहीद होते थे। के बीच एक गलियारा बिहार से लेकर के और केरल तक नक्सलवाद का गलियारा यह खड़ा हो गया था। नक्सली सक्रिय हो गया कि देश को हिस्से 2 बांट देंगे। मोदी जी के आने के बाद सबने देश के कानून को मानना शुरू कर दिया है और नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया कि देश अब एक रहेगा, देश के बंटने का कोई भी खतरा आज नहीं है। मित्रों, भाई बहनों, हम नागालैंड ले लें, मणिपुर ले लें, मेघालय ले लें, असम ले लें, ये सारे प्रदेश जल रहे थे। लगता था कि शायद ये
हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, बल्लभगढ़ की विजय संकल्प रैली ऐतिहासिक होगी। बीजेपी के स्टार प्रचारक की सूची में शामिल कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जहां भी पार्टी लगाएगी, जिम्मेदारी और ईमानदारी से पूरी मेहनत करूंगा। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब संजीव को मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी कल 4:30 बजे बल्लभ में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसकी तैयारी को देखने के लिए भी तैयारी क्या है, किस तरह की है, उस तैयारी को देखने के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रैली सफल पे आए हैं और रैली बड़ी होगी और बहुत बड़ी ऐतिहासिक है और सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आए। मुख्यमंत्री ने काम किए हैं और जो विकास को गति दी है, देश के प्रधानमंत्री ने गति दी है और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय कुमार गुर्जर जी इस जनसभा को संबोधित करेंगे, आदरणीय मनोहर लाल जी सभा को संबोधित करेंगे। तो मेरी सभी लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचें। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने पटौदी विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव का चुनावी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों के बीच जाकर विकास के नाम पर वोट करने की अपील की है। तो वहीं राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बीजेपी की सरकार में गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में चहुमुखी विकास कार्य किए गए हैं। उसी आधार पर पार्टी ने एक बार फिर मुझ पर भरोसा जताया है और मुझे तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है। साथ ही जनता के बीच जब मैं पहुंच रहा हूं तो जनता का मुझे भारी समर्थन मिल रहा है। जो हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, विकास के मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रही है, तो लोगों को तय करना है कि आने वाले समय में उनको विकसित देश चाहिए या चंद दिनों के लिए मनोरंजन चाहिए। ये फैसला जनता करेगी और 25 तारीख को हो जाएगा। एक दर्जन से ज्यादा गांव का दौरा कर रहे हैं आप, किस तरह का समर्थन जनता से मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखो, समर्थन तो भगवान की दया से मुझे हमेशा मिलता आया है। पार्टी ने तीसरी बार मेरे को टिकट दिया है। जितना पहले समर्थन मिल रहा था तो कुछ उससे फालतू ही नजर आ रहा है। फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप ने अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन नामांकन से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और करण दलाल ने दूरी बनाई। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार की तरफ से सेक्टर 12 में जनसभा का आयोजन किया गया, लेकिन जनसभा में लोग नहीं पहुंचे और कुर्सियां भी खाली दिखाई दी। जब महेंद्र प्रताप से हुड्डा के ना होने पर सवाल पूछा गया तो वो जवाब देने से बचते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि 3 जगहों पर उम्मीदवारों के नामांकन थे, तीनों जगहों पर जाना संभव नहीं था, इसलिए आपस में बात करके तय किया गया कि कौन सा नेता कहां जाएगा। ऐसा नहीं है, सब तरह के पहलू देखे जाते हैं और ये कांग्रेस नेतृत्व का फैसला है, किसी एक का नहीं है। सभी का, सभी नीचे से पहले अपना पार्लियामेंट जो कोऑर्डिनेटर हमने लगाए थे उनकी मीटिंग हुई, फिर प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, फिर स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। सभी चैनलों पर हर सीट पर बहुत पूरी तरह से विस्तार के साथ मंथन किया गया और उस पर निष्कर्ष निकालना ही था। तो हमारा कोई भी कैंडिडेट कमजोर नहीं है। नॉमिनेशन के बाद इलेक्शन होगा। नॉमिनेशन में भूपेंद्र हुड्डा दूरी बनाए हुए हैं आपसे, आपके नॉमिनेशन में नहीं पहुंचे। नहीं, कोई नहीं है, सारे पहुंचे। यहाँ तो 5 आदमी आने थे, सारे वो भी आ जाएंगे। नहीं, कोई खिलाफ नो, नॉट एट ऑल। नहीं, तुम करा रहे हो, क्या बात है? कोई नहीं कर रहे हैं। नहीं है बयान नहीं है, मुझे दिखाई, लिख के दिखाइए। अरे लिख के दिखाइए। गुरुग्राम लोकसभा से जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजिल पुरिया ने पटौदी और फरूख नगर में अपना चुनावी कार्यालय खोला
और इस दौरान उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। फाजिलपुरिया ने पटौदी और फरूख नगर की जनता से वोट की अपील की और बीजेपी के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी पर उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को जनता ने 20 साल तक सांसद चुना, लेकिन उन्होंने आज तक अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता का कोई भी कार्य नहीं किया। और क्या कुछ कहा इस दौरान, सुनिए। आज के दौरे हमारे फर्रुखनगर पटौदी में है। आज हमने फर्रुखनगर हल्के के अंदर अपना कार्यालय खोला है और समर्थन आप लोगों के सामने है। जो प्यार मिल रहा है, जो लोगों की समस्याएं हमने सुनी है, मैं तो कहना चाहूंगा कि इस लोकसभा को एक ऐसा नेता चाहिए जो उनके बीच में रहे, जो उनसे प्यार करे, उनके साथ रहे। सब समर्थ हैं। असली जरूरत है तो जो हमारे गरीब वर्ग, जिनके पास सुविधाएं नहीं, जिनके पास सरकारी स्कूल की जरूरत है, जिन्हें हॉस्पिटल चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा जो हमारे ठोंडे लोग हैं वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा नेता बीच में रहे, और जो हमारा गरीब वर्ग है वो चाहता है हमें जो सुविधाएं नहीं मिली वो मिले। ना हमें कोई राशन कार्ड की सुविधा है, ना कोई हमें पानी, सीवर, बिजली की सुविधा है। और जो भी लीडर वोट के नाम पे आता है वो वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। दोबारा हमें कभी पलट के नहीं देखते वो लोग। और आज भाई फाजिलपुरिया हमारे पास आए और हम तन मन से फाजिलपुरिया जी के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। ये हमारी सोच है। जेजेपी पार्टी के उम्मीदवार पालाराम सैनी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सामाजिक परिस्थितियों को समझते हुए कुरुक्षेत्र के लोगों ने मन बनाया है कि बाहर से आए 3 बड़े चेहरों के सामने स्थानीय उम्मीदवार पालाराम सैनी को विजयी बनाना है। अभी चुनाव शुरू हुआ है, 6 तारीख के बाद समीकरण बनेंगे। श्रीमती डॉक्टर किरण पूनिया जी का नॉमिनेशन पार्टी भरवारी, और वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुबह रमेश खटक जो हमारे सिरसा लोकसभा के कैंडिडेट है उनका नॉमिनेशन भरवाया है। और बड़े अच्छे लोगों के समर्थन के साथ सामाजिक परिस्थितियों को समझते हुए आज कुरुक्षेत्र ने ये मन बनाया है कि 3 बड़े जो बाहर से आए चेहरे हैं उनके आगे अपना खुद का बेटा पालाराम सैनी को कुरुक्षेत्र की जनता ऐतिहासिक वोटों से जिताएगी। कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में पूर्व सीएम मनोहर लाल पर जमकर निशाना साधा। सुशील गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वो जितना दुख मनोहर लाल जी ने दिया है आज तक इतिहास में किसी ने नहीं दिया। किसानों को इन्होंने आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, इनकी जड़ चीन में बताई, पाकिस्तान में बताई, उपद्रवी कहा, आंदोलनजीवी कहा, और अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा कि लठ उठा लो। किसल मंडी के अंदर बिकती रहे, खेत में पड़ी हुई बिकती रहे, इसने खरीदारी तय नहीं करी, मंडियों को बंद कराने की साजिश रची। आज वो किसान कैसे हो सकता है? खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां आप प्रत्याशी सुशील गुप्ता का बयान सामने आया है। हरियाणा के रतिया में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी तेजी से फैल रही है। बता दें कि अनेकों लोग कैंसर की बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, तो वहीं कई लोगों की मौत भी कैंसर के कारण हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग इस मामले को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रहा, जिसके चलते रतिया के वकीलों और पार्षदों ने प्रदेश सरकार से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के समाधान की मांग उठाई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने माना है कि पेस्टिसाइड युक्त सब्जियां और अनाज के साथ साथ घर घर में पंजाब की फैक्ट्री का दूषित पानी भी इस बीमारी का कारण हो सकता है। काम तो हम यहाँ जो देख रहे हैं, लगता है भी ये घग्गर का सराउंडिंग एरिया है, दूषित पानी इसमें फैक्ट्रियों का आ रहा है, कहीं ना कहीं एक ये बड़ा कारण है। कितनी की भयंकर बीमारी ये फैली हुई है लोगों में? ये बहुत भयंकर बीमारी है, हजारों लोग इससे त्रस्त हो चुके हैं।
पर हर घर घर में ये फैला हुआ है। कोई तो लोग बेचारा बीकानेर जा रहा है, कोई हिसार जा रहा है, कोई बठिंडा जा रहा है, कोई पीजीआई की तरफ मुंह को देख रहा है। लोग आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से खत्म होते जा रहे हैं। कारण क्या मानते हो इसका मेन? ये कहीं ना कहीं वाटर बोर्न डिजीज लगता है। गग्गर के सराउंडिंग का एरिया है, फैक्ट्रियों का दूषित पानी आ रहा है। पहले हेपेटाइटिस सी ने यहाँ भयंकर रूप से पाम पसारे हुए थे। देखो, इसके कारण जैसे जनरल पब्लिक बताती है कि ये गग्गर का भी है, और अगर मेरे नजरिया देखा जाए तो इसका पेस्टिसाइड भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पेस्टिसाइड हम जो फसलों में डाल रहे हैं वो भी बहुत बड़ा कारण है। कहीं ना कहीं उस पर भी रोक लगनी चाहिए। और गग्गर के एक वही पहले भी ये हुआ है कि सैंपल लिया जाए जिससे पता लगे कि ये इसका फैलने का कारण गग्गर ही है या कोई और है। गग्गर में की बात है, जहाँ तक इसमें कारण ये नहीं माना जा रहा कि जिस तरह पंजाब की फैक्ट्रियों का पानी इसमें डाला जा रहा है, पहले नहीं था अब डाला जा रहा है, उसके बाद ये बीमारियां फैली हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए गग्गर एक रीजन रहा है। जैसे सी हुआ था, हेपेटाइटिस सी चला था, उसमें भी गग्गर का बहुत बड़ा रोल था। हाँ, ये बताएं, जो ये कैंसर की बीमारी फैली है, लोग इसको गग्गर का कारण मानते हैं, और आप गग्गर के पास ही रह रहे हो। बात यही, पहले आपने मुझे बुलाया, आपका स्वागत करता हूं मैं, क्योंकि पहली दफा मुझे वकीलों के माध्यम से आपने जो क्वेश्चन किया है वो बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। इसके बारे में यहाँ एक सर्व समाज बना हुआ है, उसने लड़ाई लड़ी है। गग्गर के पानी को जो बना हुआ है उसको ठीक करवाने के लिए नीचे से सीएम तक, क्या हेल्थ मिनिस्टर केंद्र तक हमारी आवाज पहुंची है, और उसका सर्वे हुआ है। सर्वे में ये पाया गया है कि जो पानी है गग्गर का एक वो कैंसर है। जमानत मिलने के बाद करनाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि ये संविधान की जीत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं करनाल से मनोहर लाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। बीजेपी और मनोहर लाल मेरी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। देश के संविधान की बदौलत मुझे कोर्ट से जमानत मिली है। दिव्यांशु बुद्धिराजा ने साथ ही कहा, मैंने लीगल प्रोसेस फॉलो किया, लेकिन मेरे पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए और सभी मुकदमे हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए किए गए। आज हमने उसमें रेगुलर बेल सरेंडर करके अप्लाई की थी कोर्ट में, और आफ्टर हियरिंग द आर्गूमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, तो कोर्ट ने उनकी बेल ग्रांट कर दी। तो सर क्या आधार क्या रखा गया था? जो आधार ये कि बेलेबल ऑफेंस था ये, और हम अपनी मर्जी से सरेंडर कर रहे हैं। बेलेबल ऑफेंस में जो है जेल में भेजने का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए हमने रिक्वेस्ट की थी। अदरवाइज आल्सो कंपाउंडेबल ऑफेंस है। हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी, वी आर रेडी टू कंपाउंड द ऑफेंस। In the light of all this, bail was granted to the accused. ये रेगुलर बेल है क्या? रेगुलर बेल है, परमानेंट बेल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हियरिंग या इसमें क्या अभी लगाएंगे नेक्स्ट। माननीय न्यायालय ने आज मुझे जमानत दी है, और जिन मुकदमों के तहत मेरे को 6 साल के बाद जब मैं मनोहर लाल जी के सामने चुनाव लड़ रहा हूं, मेरी छवि को खराब करने की जो कोशिश, जो षड्यंत्र भाजपा द्वारा, मनोहर लाल जी द्वारा किया गया, इस संविधान की बदौलत, हमारे देश के संविधान की बदौलत आज मुझे यहां से जमानत मिली है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल भी बांका कर ना सके, चाहे खट्टर हो या कोई। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड में आखिरकार सीबीआई जांच शुरू हो गई है। बता दें कि सीबीआई की स्पेशल क्राइम शाखा की एक टीम बहादुरगढ़ पहुंची और एसआईटी में शामिल पुलिस अधिकारियों के साथ वारदात स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद सीबीआई के अधिकारियों ने एसआईटी में शामिल पुलिस अधिकारियों से भी पूछताछ की। इसके साथ ही अब तक की जांच का पूरा ब्यौरा लिया है और आगे की जांच कर रही है। पच्चीस तारीख को मेरे पिताजी की निर्मम हत्या के बाद और उनके साथी जय किशन दलाल की जो गोलियों से उनका हत्या कर दी गई थी, उसके बाद 2 महीने बीत जाने के बाद सीबीआई ने 1 तारीख को ये केस अपने हैंडओवर लिया है। 1 तारीख को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है
और कल सीबीआई के जांच अधिकारी हमसे मिले थे और जो भी हमारे से उन्होंने पूछताछ की उसका हमने जवाब दिया, उनको बताया और जो जो घटनाक्रम था, जो जो इस साजिश में लोग शामिल थे, उनके बारे में सारी जानकारी दी है। इंद्री हलके के गांव बयाना के आसपास अज्ञात बदमाशों ने एक कैंटर चालक को गंभीर रूप से घायल करके लगभग 3 लाख रुपए छीनने का मामला सामने आया है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें कि 3 बाइक सवार बदमाशों ने एक कैंटर चालक से मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल करके लगभग 3 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। ये सारी वारदात पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए इंद्री डीएसपी सुभाष चंद्र का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव बयाना के पास कैंटर चालक के साथ मारपीट कर उससे पैसे छीनने की वारदात हुई है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है, कार्रवाई की जा रही है। जैसे मस्जिद आया, मस्जिद आने का यहाँ हमारी खराब है, उसके पास रुक गया नाइट में, तो वो उतर का छोकरा पेशाब करने चलेगा ड्राइवर साइड में, तो पेशाब करके जैसे वो अंदर आ भी गया तो इस दौरान एक निकला छोटा थी इंद्री की तरफ गया और उसी के पीछे पीछे एक बाइक थी जिसमें 2 बंदे सवार थे। तो जैसे ही वो आगे गए फिर सलाह कर जाएगा आगे भी क्या पता दोबारा ये रोका रोका, तो आगे से मुड़कर 1.5-2 किले चल का आगे मुड़कर फिर वापिस आए। तो 2 तो उसमें बाइक में से उतरे बंदे, तो बाइक में से उतर गए, मतलब एकदम उस पर इंटोता में लग रहा। फरीदाबाद के गांव नहरवाली में 6 महीने पहले लापता हुए युवक को पुलिस ने मृत तो घोषित कर दिया था, लेकिन अभी तक उसकी डेड बॉडी परिजनों को नहीं मिली है। इतना ही नहीं, गांव के ही कुछ दबंग आरोपी अभी भी खुले में घूम रहे हैं और आए दिन परिवार वालों को धमकी दे रहे हैं। वहीं मृतक के पिता का कहना है कि उनका बेटा 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश गया था, लेकिन अगले दिन उनके पास सूचना आई कि उसकी मौत हो चुकी है। उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो केवल बाइक ही वहां पर मिली, लेकिन डेड बॉडी का अभी तक कोई पता नहीं है। अब 2 बातें कह रहे, एक तो कह रहे कि वहाँ मामला दर्ज है, दूसरी बात कह रहे कि मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है। यूपी में मामला दर्ज है सर, और शिकायत दी लेकिन कोई मामला दर्ज नहीं है। किसी एक आरोपी की मतलब एक पीड़ित की या मुद्दई की एक शिकायत दर्ज है किसी एक केस में, और उसमें वो मिसिंग है या क्या है अभी आपने जो बताया कोई पूरा क्लियर नहीं हुआ है। उसमें वहां पे मुकदमा दर्ज है और यहाँ की इन्वॉल्वमेंट है किसी आरोपी की, तो पुलिस वहां की पुलिस यहाँ आए, सहयोग ले, और या पुलिस को अगर वो इन्फॉर्मेशन दे कि ये आरोपी है तो हम उनकी हेल्प करेंगे। देखो जी, ये जो गांव वाले हैं ना, ये दोषारोपण करते रहते हैं। इन्होंने पहले भी 3-4 बार हमारे घर पे गोलियां चलाई हैं परिवारजनों पर, और शुरू से हम तो हाथ जोड़ने का काम किया था इनसे। और जो लड़का जो मारा गया है, जो बताने में सुनने में आया है कि ये एक लुटेरा प्रवृत्ति का लड़का था जिसपे 10-15 मुकदमे थे। ये कहीं यूपी में कोई लूटपाट करता था, जिन साथियों के साथ लूटपाट करता था उनके साथ इससे कोई कलेश है, कुछ हुआ है, हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम पे तो मिथ्यारोप है। बस हम तो बस यही चाहते हैं प्रशासन से और सभी से कि हमारे बच्चे की हमें कुछ तो मिले, हमें इसकी डेड बॉडी तो मिले, जिससे हम अपनी आत्मा को संतुष्टि दे सके। और हम नेता लोगों से, योगी जी से, मुख्यालय में सब जगह हम 4-4 पोस्ट में एप्लीकेशन लगा के आई हूँ, लेकिन कुछ अभी तक समाधान नहीं हुआ। और वहाँ के जो एसओ साहब हैं, पम्मी चौधरी, उन्होंने भी हमसे यही आश्वासन दिया था हम कुछ करेंगे, लेकिन आज 6.5 महीने हो चुके हैं मेरे बच्चे को, लेकिन वो हमें कुछ भी नहीं दे रही, ना हमसे कहते थे प्रयास हो रहा, बस इतना कहते और कुछ नहीं कहते। गांव के ही लोग अभी भी लग रहा है धमकियां दे रहे हैं, डरा रहे हैं। हाँ, अब भी मेरे 3 बच्चों को मारने के लिए डोलते हैं और कहते हैं इनको बाहर निकलेंगे जब इनको जान से मार देंगे। मैं अपने बच्चों को अपने घर में ही कब तक बिठा के रखूंगी। हर खबर हरियाणा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।